हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 27 के बारे में, जिसका नाम है औद्योगिकरण। नोट से पढ़ेंगे आज फिर से। लास्ट वीडियो हमने चैप्टर से की थी डायरेक्ट, आपको मैंने बुक से पढ़ाया था क्योंकि वो काफ़ी इजी था और छोटा था। ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे पेजेस है इसमें, तो मैंने कोशिश की कि इसको नोट से पढ़ाऊँ। और काफ़ी सारी वहाँ पे ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है चीज़ों को लेके, तो इसलिए मैंने नोट्स बनाए हैं उसके लिए, ताकि चीज़ें मेरे को समझाने में आसानी हो और आपको समझने में आसान हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ जाए आप। और इसके साथ साथ में आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। ठीक है, इजीली आपका काम हो जाएगा, एग्ज़ाम में भी ये नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए भी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ये लगभग 4 पेज का होगा। ठीक है, ये मेरे जो नोट्स है ये 4 पेज के बनाए हैं मैंने, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इतना ही है। और क्योंकि बड़ा है बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो इसलिए मैंने 4 पेजेस जो है यहाँ पे 4 पेज में ही आया। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको उतने में ही कंट्रोल कर लिया कि ठीक है, इतना 4 पेजेस में जो है हम नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े हैं ना। चैप्टर को देखते हुए हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज। औद्योगिकरण, पहले अर्थ समझेंगे। ठीक है, मीनिंग क्या होती है इसकी वो समझते हुए फिर हम आगे चलेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले कह रहा है कि औद्योगिकरण का मतलब है किसी देश या क्षेत्र या समाज में उद्योगों का व्यापक विकास। ठीक है, और तेजी से विकास जब होता है किसका, समाज का, देश का या क्षेत्रों का। ठीक है, उसके अंदर जो उद्योग होते हैं, उद्योग मतलब फैक्ट्रियाँ होती है, जहाँ पे जो कारखाने होते हैं, जहाँ पे सामान बनता है, उनका तेजी से विकास जो होता है उसको हम औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण मतलब करण जहाँ पे लग गया, समझो कि वो एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस वो जो है वो प्रोसेस है, वो बढ़ता रहता है। कभी भी प्रोसेस आप देखते हो कि वो हमेशा ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये बात अलग, कि कभी कभी समस्या आ जाती है उसके अंदर, वो चीज़ अलग होती है, लेकिन एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है औद्योगिकरण। उसके अलावा इसमें विनिर्माण, उन्नत तकनीकी उद्यम, अन्य उत्पादन, आर्थिक गतिविधियों का बड़े पैमाने पर परिचय होता है। आर्थिक गतिविधियां जो होती है बहुत तेज होती है। ठीक है, क्योंकि हम उद्योग करते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पे, फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, और फिर उस सामान को, जो बना हुआ सामान है, जो रेडी चीज़ें हैं, उनको हम सेल करते हैं मार्केट में, उससे हम आर्थिक गतिविधियाँ उससे पैदा होती है। ठीक है, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो बढ़ता है। उसके अलावा औद्योगिकरण आधुनिकरण का एक हिस्सा है। ठीक है, औद्योगिकरण मतलब आधुनिकरण, मॉडर्निटी की तरफ बढ़ाता है ये हमें। जब भी हम उद्योग करते हैं, इसका मतलब हम आधुनिक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंबल होता है मॉडर्निटी का। उसके बाद औद्योगिकरण के कुछ लक्ष्य भी होते हैं, लक्ष्य या लक्षण जो भी आप समझो। सबसे पहले ये बड़े पैमाने पर उत्पाद करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उत्पाद करता है बड़े पैमाने पर, मतलब फैक्ट्रियाँ लगती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। ठीक है, जिनमें एक मशीन को चलाने के लिए 100 200 300 400 लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मशीन सिर्फ अकेली नहीं होती है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उस मशीन के द्वारा चलती है। अभी आपको आगे बताऊंगा कि भाप का इंजन बनाया गया था, जिसमें कि जो हमारी जो सिलाई मशीन होती है उसको चलाती है। ठीक है, पॉलिशिंग के लिए होती है, कपड़ा बनाने की मशीन होती है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो है भाप के द्वारा, भाप की एक इंजन, सिर्फ भाप रेलवे के लिए नहीं है, मेट्रो या जो सॉरी ट्रेन जो होती है, ट्रेनों के लिए नहीं था वो, रेलवे के लिए नहीं था भाप का इंजन। उससे पहले वो जो इंजन बनाया गया था वो बनाया गया था मशीनों के लिए। ठीक है, जो जो जिससे हम कपड़ा बना सके, जिससे हम प्रोडक्ट तैयार कर सके, उसके लिए वो पहले बनाया गया था। तो यही बड़े पैमाने पर उत्पाद होता है। दूसरी चीज़, धातु कर्म की अधिकता होती है, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं तरह तरह के। आज आप देखते हो कि भाई दुनिया भर के आपके पास चॉइसेस हैं। आपको आपके पास आज, पहले जो हमारे पास सिर्फ एक मोबाइल था, टेलीफोन हुआ करते थे, अब वो भी काफ़ी समय बाद जो है वहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी ने कॉल किया है मेरे को। राइट, जैसे कि अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, तो बहुत चल रहा, बहुत दूर है वो व्यक्ति मेरे से, तो वो तारों के द्वारा कॉल होती थी ना उस समय, तो वो पहुँचने में काफ़ी समय लगता था उन चीज़ों को, कि भाई बात जा रही है, वहाँ तक समय लग रहा है, पहुँचेगी, फिर उसको वो फ़ोन उठा के वो देखेगा क्या बात, क्या बोल रहा है सामने वाला, क्योंकि डायरेक्टली बात नहीं होती थी उस समय। आपने अपना मैसेज दिया, वो मैसेज फिर पहुँचेगा वहाँ पर काफ़ी समय बाद जाके, तो ये था। लेकिन आज आप देखते हो काफ़ी स्पीड में जाता है। ठीक है, और उसके अलावा पहले से हमारे पास एक टेलीफोन था जिसमें कि हम बस नंबर डायल कर सकते थे। उसके बाद आया मोबाइल, अभी जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है। उसके अलावा टैबलेट आए हैं, लैपटॉप आए हैं। ठीक है, टेलीविज़न,
जो सिर्फ हम सोचते थे कि होगा, हम देखेंगे रेडियो, आज उन सब का जो एक अस्तित्व है वो बदल गया है। ठीक है, उसी को हम धातु कर्म यानी कि दुनिया भर के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, उसी को कहते हैं। उसके अलावा बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्पाद होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़े मशीनें होती हैं, जिसकी वजह से उत्पाद बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही भारी मात्रा में उत्पाद होता है, एक एक कंपनियों में दुनिया भर के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके साथ शायद आपके घर के आसपास भी कुछ कोई कंपनियां हो जो लगी हो, मेरे आसपास भी कंपनी है काफ़ी सारी। ठीक है, तो यहाँ पे लगी रहती है और इनमें भी पता नहीं क्या क्या सामान बनता रहता है और वो सेल होता है, जाके फिर मार्केट में बेचते हैं उसको। तो ये जो है औद्योगिकरण की देन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि औद्योगिकरण एक प्रोसेस है, साथ साथ में ये औद्योगिकरण की आपको लेके जाता है। ठीक है, ये आपको मॉडर्निटी की तरफ लेके जाता है, आधुनिक बनाता है, सीधी सी बात। दूसरी चीज़, औद्योगिक प्रक्रिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं औद्योगिकरण का, इसका एक हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आया है। ठीक है, एक इतिहास इंपॉर्टेंट होता है ना, इतिहास जानना। किसी भी चीज़ का आप पढ़ रहे हो, किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हो, तो उसका जो इतिहास होता है वो आप जानते हो। ठीक है, आपको वो जानना चाहिए। अगर आप नहीं पता आपको कि आपका दोस्त कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, क्यों है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें वाली चीज़ है। आज आपको किसी को भरोसा नहीं कर सकते आप ऐसे। ठीक है, तो पहले आपको सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए, उसका इतिहास क्या है, कहाँ से आया है, यहाँ पे क्यों आया है, एग्जैक्ट रीज़न पता होना चाहिए आपको। तभी आप किसी से जो है मित्रता करो, दोस्ती करो। रियलिटी बता रहा हूँ, अब क्या करें, लोगों का बिहेवियर ही ऐसा हो गया है कि किसी पे विश्वास नहीं कर सकते आज। उसके अलावा ये जो इतिहास है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो औद्योगिकरण है कहाँ से आया है। तो हमें सबको पता है, यूरोप। ठीक है, एक कंट्री है यूरोप, सॉरी महाद्वीप है यूरोप, जहाँ पे सबसे पहले औद्योगिकरण, मशीनीकरण देखने को मिला। कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में आया। ठीक है, और इसका प्रभाव अमेरिका समेत पूरे विश्व पर पड़ा, यानी कि सिर्फ अमेरिका ना था, साथ साथ में हम भी थे। ठीक है, इंडिया पर भी इसका प्रभाव उतना ही पड़ा जितना कि और देशों में पड़ा। पर हाँ, वो अमेरिका ज़्यादा पास है तो शायद उस पर ज़्यादा पड़ा होगा, और वो ज़्यादा विकसित है, पढ़े लिखे थे वो, उस समय भी एजुकेटेड थे, इसलिए भी जो है थोड़ा बहुत देखने को मिला आपको फ़र्क वहाँ पे। औद्योगिक क्रांति का जो रूप था वो बहुत ही बड़ा था, विस्तृत था। इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि जो इतिहास है वो यही है, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जो टॉपिक है ये, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी औद्योगिक क्रांति के अंदर। यही है विकास, यही है मॉडर्निटी, परिवर्तन, हर एक चीज़ आपको यही देखने को मिलती है। ठीक है, औद्योगिकरण के अंदर कह रहे हैं कि मशीनों का प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि जो औद्योगिकरण है, जो औद्योगिक क्रांति है, उसको हम एक मशीनों का प्रयोग, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मशीनों का प्रयोग, जहाँ पे हमने मशीनों को चलाना सीखा, यूज़ करना सीखा, उसको हम औद्योगिक क्रांति कह रहे हैं। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यूरोप ने औद्योगिकृत करना शुरू किया, यानी कि सबसे पहले यूरोप में 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ ये सब कुछ चीज़। ठीक है, 11वीं शताब्दी में जब हमने सिर्फ खेती करना शुरू किया था, हम समझदार हुए थे कि ये भी हो सकता है, तब इन लोगों ने वो सब काम करना शुरू किया। उसके बाद इंग्लैंड में सबसे तेज विकास हुआ। मशीनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मशीन को जानना, उनको समझना, सबसे पहले जो प्रेम किया है इन लोगों ने किया है मशीनों से। ठीक है, आज हम बाद में कर रहे हैं। उसके बाद कृषक नवपरिवर्तन, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसमें नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक्स यूज़ करना, ताकि जो जो कृषि है उसको हम एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सके। जैसे कि एक नई तकनीकों का प्रयोग करना, फसल चक्र एक करके चलाया इन लोगों ने। फसल चक्र क्या होता है, यानी कि एक लैंड पे जो एक खेती है, एक जगह है खेती करने के लिए, तो उस लैंड पे सिर्फ एक फसल नहीं उगेगी। ठीक है, अगर साल में 12 महीने होते हैं तो साल के 6 महीने एक फसल उगेगी। ठीक है, फिर वो बड़ी हो जाएगी 6 महीने तक, कटने के बाद फिर दूसरी फसल उगाएंगे। जैसे कि इस साल गेहूँ उगा दिया, ठीक है, सॉरी अभी मैंने गेहूँ उगाया, ठीक है, 6 महीने या 7 महीने बाद जो भी टाइम होता है उसका, उसको वो हो जाएगा। ठीक है, उसको काट के फिर उसके बाद जैसे कि बरसात का सीज़न शुरू हो जाता है ना, बरसात होने लगती है, तो उस समय क्या किया मैंने कि वहाँ पे चावल बो दिए, मक्का, जो भी है, जिसको भी जो भी एक सूटेबल कंडीशन चाहिए किसी भी खेती को, किसी भी फसल को उगने के लिए, मैंने उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको फसल को बो दिया। तो ये क्या है, एक चक्रीय जो है फसल
का जो एक सिस्टम है, ये जो मॉडल है इन्होंने शुरू किया कि भाई हम एक जगह पे, एक लैंड पे एक से ज़्यादा खेती कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग को माइंड मत करना, ठीक है, सॉरी कि ऐसी राइटिंग है यार, अब क्या कर सकते हैं, राइटिंग को कोशिश क्या करूँ सुधारने की, कोशिश जितना करता हूँ उतना बेकार हो जाती है। ठीक है, तो मैंने कोशिश करना छोड़ दिया है, अब चलाओ ऐसे ही, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता देना, जो भी है मैं कोशिश करूँगा और चीज़ करने की। ठीक सब। और दूसरा टॉपिक है आपका इसी फ्रांसीसी क्रांति के अंदर, सॉरी फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति के अंदर, कि प्रौद्योगिक परिवर्तन। थोड़ा जुकाम है आज, तो बीच बीच में वीडियो रोकनी पड़ रही है क्योंकि मुझे छींक आ रही है बार बार। ठीक है, सॉरी। प्रौद्योगिक परिवर्तन, इसमें क्या है, 18वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। प्रौद्योगिक मतलब टेक्नोलॉजी जिसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, औद्योगिक यानी कि मशीन, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। ठीक है, फर्क आपको याद रखना है। 17 और 18 सदी में कांच, आभूषण, रसायन आदि बनाने में उल्लेखनीय उन्नति हुई। यानी कि कह रहा है कि जो ये परिवर्तन आज आप देखते हो ना, ये टेक्नोलॉजी आप देखते हो, ये 18वीं सदी के दिन नहीं है, सिर्फ इस समय ही नहीं हुआ, ये सब इससे पहले शुरू हुआ था। देखो, कोई भी चीज़ जब आप परफेक्टली कर पाते हो ना, इसका मतलब ये कि वो उससे बहुत पहले वो चीज़ हो चुकी है। ठीक है, आज आज आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पहले जो आपके पूर्वज थे, आपके जो फादर है, उनके समय में वो जो मोबाइल की जो क्वालिटी थी वो ठीक ठाक थी। ठीक है, उससे पहले और बेकार होगी। यानी कि चीज़ें बदलती है। जैसे कि आप बल्ब का आविष्कार देखते हो, तो जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो वो पीला था। ठीक है, उसका कलर बहुत ज़्यादा धीमा था, बहुत ही मंदी लाइट थी और लिप लिप करके जल रही होती थी वो उस समय। बाद में जो है क्या हुआ कि वो एक लाइट जो है एक ज़्यादा बड़ी कर दी उन लोगों ने, यानी कि जो उसकी रोशनी है वो ज़्यादा हो गई, साथ साथ में उसको वाइट भी कर दिया। तो ये क्या है, इसको हम इनोवेशन कहते हैं। चीज़ें जब डिस्कवर हो जाती है, जब उसको हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है, जैसे कि बल्ब को हमने ढूंढ लिया, उसको एक डिस्कवरी कहेंगे, बहुत ही ग्रेट डिस्कवरी थी बल्ब। उसके बाद उसमें इनोवेशंस हुए, लगातार उसमें नई नई चीज़ें ऐड की गई कि भाई ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसमें सूर्य बल्ब लेके आएंगे, इसमें दुनिया भर की लाइट जलेगी, रंग बिरंगी लाइट देखते हो आप। तो ये क्या है, ये इनोवेशंस है। एक बार डिस्कवर हो गया, उसके बाद उसमें इनोवेशंस होते रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे हुआ। ठीक है, शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। देखो, ये टाइम बता रहा है आपको, अभी 11वीं सदी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, उस समय भी हुआ औद्योगिकरण। लेकिन हम जब बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ये जो टेक्नोलॉजी शब्द है, ये जो चीज़ें शुरू हुई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानना, ये 17 से 18वीं सदी में शुरू हुआ। ठीक है, और मेनली जब वो बहुत ही विकसित हो गया, ठीक ठाक विकसित हो गया, तब हमने उसको 18वीं सदी में घुसेड़ दिया कि भाई ये 18वीं सदी तक जो है हमारे सामने आया और हमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि जानने में टाइम लगता है, हम लोग आदि मानव है, आपको पता है, मतलब कि हम बहुत ही समय लगा हमको चीज़ों को समझने में। एक जो ईरा है ना हमारा, हम बात करते हैं अपने अर्ली मेंस के टाइम की, तो वो बहुत ही लंबा समय था, है ना। हम इंसानों ने चीज़ों को समझने में बहुत समय लगा दिया, लेकिन जब एक बार हम समझ गए, हम आधुनिक होते चले गए, धीरे धीरे करके हम में इनोवेशंस आते चले गए, हम क्रिएटिव होते चले गए। आज आप देखते हो कि कितने क्रिएटिव हो गए हैं, और आगे और भी होगा। ठीक है, ये रुकेगा नहीं, ये एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा हमेशा। वैसे ही औद्योगिकरण भी है, ये हमेशा चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। 18वीं सदी में यूरोप में मशीनों का प्रयोग व्यापक हो चुका था, यानी कि 18 में, ठीक है, 18 में ये जो यूज़ था मशीनों का, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। लोगों ने हर एक काम के लिए मशीनों का यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे फैक्स मशीन होती है, ये उस समय शुरू हो गई, रेडियो शुरू हो गया, टेलीविज़न पे हम जो है देखने लगे, सीरियल्स आ रहे हैं, लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा लगाना शुरू कर दिया, कैमरा बनाना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, धीरे धीरे करके चीज़ें बदली। 1890 तक जाते जाते हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर कर लिया और उसको इनोवेट कर लिया। एग्जाम्पल मिलता है आपको यहाँ पे 19th सेंचुरी का, कि भाई मैथ्यू वॉल्ट करके एक नामक व्यक्ति है, उन्होंने स्टीम इंजन, ठीक है, यानी कि भाप का इंजन जो है वो बनाया, जिसमें कि लगभग कितने लोग, 600 लोग, 600 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जो है काम कर सकते थे एक ही बारी में। उसके बाद भाप इंजन का निर्माण हुआ, जो तरह तरह की पॉलिश और घिसाई मशीनों का
जो है उनको चलाने के लिए सही था। ठीक है, भाप इंजन यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एक भाप इंजन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि नई नई चीज़ों का इस्तेमाल, नई नई मशीनों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और जैसे पॉलिश करते हैं चीज़ों को नया दिखाने के लिए, वो उसके लिए, और घिसाई के लिए चीज़ें। ठीक है, यानी कि पॉलिश में पहले क्या करते हैं, हम घिसाई करते हैं चीज़ों की। जैसे कि घर में पेंट होता है ना, पेंट करने से पहले जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है, घिसता है पूरे घर को। ठीक है, जो रब होता है एक तरीके से, वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, घिसाई वाली चीज़ होती है जो, उसको लेके पूरे घर को घिसेगा पहले वो। ठीक है, घिसने के बाद फिर चेक करेगा कि वो प्लेन है कि नहीं है। उसके बाद अगर उसको लगेगा कि कहीं से खुदरा है, ख़राब है, तो वो पहले उस पर जो है कुछ लेप लगाता है, पट्टी लगाता है उसके ऊपर। ठीक है, प्लेन करने के लिए उसको, और फिर ऊपर से पेंट करता है। वो पेंट क्या है, वो पॉलिश है एक तरीके से। तो ये भी ऐसे ही मशीनें इन्होंने बनाई पॉलिश करने के लिए, घिसाई करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली इंजन था भाप का। ठीक है, स्टीम इंजन, जो कि रेलवेज में इस्तेमाल किया गया था बाद में, वही इंजन यहाँ पे लगाया गया था पहले, सबसे पहले यहाँ पे आया था। परिवहन में उन्नति, ये भी एक हॉट टॉपिक हो सकता है कि भाई जैसे रेलवेज की हम बात करते हैं, तो ये भी जो है भाप इंजन से बनाया गया था, ये तो हमें पता ही है सबसे पहले। और संचार माध्यम, मैंने आपको बताया था पीछे कि संचार माध्यम में हम टेलीफोन जो है वो इस्तेमाल करने लगे। हम मानव स्वर, यानी कि जो हमारी आवाज़ है वो दूसरों तक जाने लगी, कि जो भी हमें मैसेज देना है, हमें रिकॉर्ड कर लिया कि फलानी चीज़ें हैं वो ले आना। है ना, एक वाइफ नहीं बोलते अपने हस्बैंड से कि वो चीज़ ले आना, तो वो जो है कुछ समय बाद जाके अब तक पहुँचेगा। समय क्या, दिन हो जाते हैं, कभी कभी महीने हो जाते हैं, तो ये है। ठीक है, काफ़ी समय लगता था उस समय जो है मैसेज को पहुँचने में कहीं पे। फैक्स वगैरह का इस्तेमाल करना, डाक सेवा जो है शुरू की गई। उसके बाद औद्योगिकरण समाज पर सामाजिक चिंतन, तो बहुत सारे जो है समाजशास्त्री है, लगभग 3 है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे क्या 3 है, ये यूरोप के मेनली। ठीक है, जैसे कि कार्ल मार्क्स है, इनके बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो यही है कि भाई बुर्जुआ वर्ग है एक तरफ, सर्वहारा वर्ग है। बुर्जुआ मतलब पैसे वाले, और सर्वहारा मतलब मजदूर। शोषण होता है इनका, ठीक है, मजदूर बेचारों का। और वस्तु की भांति इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर हो। श्रमिक का अपने द्वारा बनाया गया जो वस्तु होती है उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसको हम इंग्लिश में एलिएशन कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी होती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के जो विचार थे औद्योगिकरण के ऊपर वो ये थे कि भाई सही नहीं है, उनके मायने में कि जो औद्योगिकरण है वो सही नहीं है। औद्योगिकरण से जो श्रमिक वर्ग है उसका दोहन होता है, उसके साथ बुरा होता है हमेशा। ठीक है, कोई भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो लाभ होता है ना वो पूंजीपति ले जाता है। ठीक है, ये उन्होंने बताया। उसके बाद जो मैक्स वेबर है वो क्या कह रहे हैं, मैक्स वेबर ने काफ़ी सारे धर्मों का अध्ययन किया है। हमने ये पढ़ लिया था पहले भी कि भाई दुनिया भर के धर्म, जो भी विकसित धर्म है, ठीक है, वर्ल्ड के, उनको स्टडी किया है। और उसमें क्या कमियां है कि भाई वहाँ पे जो है ऐसी जो विकास है वो नहीं हो पाया है। ठीक है, लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, क्यों है ऐसे, उसको स्टडी करने के लिए उन्हें दुनिया भर के धर्मों को पढ़ा है। और वेबर ने पूंजीवाद को आगे बढ़ाने की बात कही है कि पूंजीवाद का एक तरीके से फेवर कर रहे हैं। ठीक है, कि पूंजीवाद होना चाहिए और उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि इनका मानना है कि अगर पूंजीवाद है, इसका मतलब ये है कि जो स्किल्ड है उसकी वैल्यू होगी, ना कि निठल्लों की। जो घर में बैठा हुआ है, जो कुछ नहीं कर रहा, उसको फ्री में पैसे नहीं मिलेंगे, जो काम करेगा उसको पैसे मिलेंगे। यानी कि जो व्यक्ति, जैसे कि हम कभी कभी स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं ना, स्कूल में अगर आप थोड़े बहुत इंटेलिजेंट थे, आगे आगे वगैरह जो बैठते हैं बच्चे, हम भी बैठते थे आगे, पर हम इंटेलिजेंट नहीं थे। ठीक है, सच बात तो ये है, हम ऐसे ही बैठते थे आगे, बस कि भाई आगे बैठेंगे तो कोई परेशान नहीं करेगा हमको। ये था हमारा मकसद आगे बैठने का, क्योंकि पीछे बैठने वाले बहुत शोर मचाते हैं, आगे जो है वो थोड़ा बहुत सेफ रहता है, टीचर के सामने बैठता है। ठीक है, नंबर भी मिल जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे एक्स्ट्रा, तो वो भी एक फ़ायदा होता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, स्कूल के बारे में बता रहा था मैं आपको कि स्कूल में क्या होता है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो सभी, लेकिन टीचर क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक ही कैटेगरी में लेके चलते हैं कि सभी एक जैसे हैं। अगर आगे बैठने वाले जो 2 बच्चे हैं वो सही है, वो काम सही करते हैं, पूरे दिन वहीं रुकते हैं स्कूल में और सारा काम करके लेके आते हैं, टीचर की बात भी मानते हैं। बाकी सारे टीचर, जो भी बच्चे स्कूल में हैं, जो उस क्लास के अंदर बैठते हैं, वो सभी बदमाश है एक नंबर के। ठीक है, कोई भी काम नहीं करता, कोई भी कुछ नहीं करता।
तो जो टीचर है वो सभी को एक ही गिनती में गिनता है, जो कि सही नहीं है। जो 2 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका तो कम से कम नाम लो कि भाई ये 2 बच्चे सही है, बाकी सब बेकार है। टीचर क्या करते हैं गलती, कि सभी को एक ही कैटेगरी के अंदर लेके चलते हैं। तो ये क्या है, इसी को ही वेबर कह रहे हैं कि नहीं, जो जो मेहनत करता है उसको मिलना चाहिए, उसका जो प्रॉफिट है वो मिलना चाहिए। ठीक है, ये वेबर का एक मत है, जो कि सही भी है एक तरीके से। पूंजीवाद होना चाहिए, ठीक है, मैं भी यही सपोर्ट करूँगा कि पूंजीवाद होना चाहिए, पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें वहाँ पे डेफिनेटली देनी चाहिए। ठीक है, और पूंजीवाद होना चाहिए लेकिन कंट्रोल में। ऐसा ना हो कि वो तानाशाही फैलाए। पूंजीवाद ये होता है कि भाई पूंजीवाद जो लोग हैं, जो पूंजीपति है, वो गरीबों का शोषण करते हैं। ये ज़्यादातर देखा गया है, एक्चुअली में ये होता है। ठीक है, और इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, बुक भी लिखी है, अपनी पुस्तक लिखी है इन्होंने, इसका नाम है प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलिज्म इसको ये बोल रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो नाम है वो आप देख लेना क्या है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, बुक में भी आपको मिल जाएगा। एमाइल दुर्खाइम के बारे में पढ़ लेते हैं आप, ये लास्ट बच रहे। ये एकात्मकता का सिद्धांत यहाँ पे देते हैं। ठीक है, एकात्मकता एक 2 प्रकार की एकात्मकता बताते हैं। एक होती है यांत्रिक एकात्मकता, एक होती है जैविक एकात्मकता। यांत्रिक एकात्मकता बेसिकली ये पुरानी चीज़ों पर बेस्ड होती है। ठीक है, ओल्ड जो पुरानी चीज़ें होती है, जैसे कि कुम्हार का बेटा कुम्हारी करेगा, ये यांत्रिक एकात्मकता है। ठीक है, इसमें क्या था, जैसे कि मैं कुम्हार हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैं कुम्हार हूँ, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, और आप हो एक किसान जो किसानी करते हो। ठीक है, अभी आपको क्या क्या है कि आपको मिट्टी के बर्तन चाहिए, क्योंकि आपको उसमें खाना बनाना है या खाना खाना है, उसके लिए तो चाहिए होता है ना आपको बर्तन। तो आप मेरे पास आओगे, आप बोलोगे कि भाई मेरे पास ना गेहूँ है, आप गेहूँ ले लो और मुझे ये मिट्टी के बर्तन दे दो। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है यार, मुझे भी गेहूँ चाहिए था, तो ये लो। तो ये क्या है, ये यांत्रिक एकात्मकता है। इसमें क्या है, हम एक रहते हैं, अलग अलग काम करने वाले जो लोग हैं, मैं अलग काम करता हूँ, आप अलग काम करते हो, हम दोनों ही अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हमारा जो मतलब है वो चीज़ों से है। ठीक है, आदान प्रदान करना, कि भाई मेरे को गेहूँ चाहिए थे तो मैंने आपको अपना जो सामान था वो आपको दे दिया। राइट, ये भी होता है। हालांकि इसमें कमियां थी उस समय, क्योंकि करेंसी नहीं थी, तो जो है आप अपनी मर्जी की चीज़ खरीद नहीं पाते थे। और कभी कभी जैसे कि मेरे को गेहूँ वाला आ रहा है, तो मुझे क्या पता मेरे पास गेहूँ पहले से पड़े हो, बहुत गेहूँ पड़ा हो मेरे पास, मेरे घर में, मेरे को चाहिए होते चावल या दाल, तो फिर क्या होता, वो जो व्यक्ति है उसको मैं वो सामान नहीं दे पाता चाहते हुए भी। तो ये एक गड़बड़ भी थी इसके अंदर। उसके बाद होता है जैविक एकात्मकता। ठीक है, जैविक एकात्मकता यानी कि जो नई एकात्मकता है ये है। इसमें क्या है, आप डॉक्टर हो, आज के ज़माने में आपको परमिशन है कुछ भी करने की। ठीक है, स्किल्स पे बेस है आज का जो दौर है। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। ये क्या है, ये एक जैविक एकात्मकता का एक एग्जाम्पल है। यानी कि आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, आप कुमार के बच्चे हो, आप दलित के बच्चे हो, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो आप। ठीक है, किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हो आप कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हो, कोई भी करियर में जा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, यांत्रिक एकात्मकता में ऐसा नहीं था। ठीक है, कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो, तो ये कमियां भी थी वहाँ पे। आज काफ़ी कुछ सही भी है, पर संघर्ष भी बढ़ गया है उतना ही। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है दुर्खाइम ने प्रकार्यवाद का भी एग्जाम्पल दिया था। बॉडी ऑर्गन्स आपको याद आया होगा कि भाई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, श्रमिक है, काम करने वाला जो एम्प्लॉय होता है, ये सभी साथ में मिलकर काम करते हैं, तब जाके एक देश चलता है। इसी को हम प्रकार्यवाद कह रहे थे। ठीक है, ये आपको याद आ गया होगा। बेसिकली याद करने के लिए मैंने आपको ये एक जो शब्द है ये आप बार बार ले रहा हूँ मैं, आपको याद हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम पढ़ेंगे बार बार चीज़ों का नाम लेंगे तो ईजिली हमें चीज़ों को याद रखने में दिक्कतें नहीं आएंगी। अब बात करते हैं इंडिया में, भारत में औद्योगिकरण की, कि क्या क्या प्रोसेस रहा, कब आया कब नहीं आया। मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, वहाँ पे बुक में आपको बहुत ही क्रिस्पी टाइप में मिलेगा, मतलब क्रिस्प कह रहा हूँ, बहुत ही मिक्स मिलेगा, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसीलिए ये वीडियो देख लेना, नोट्स अगर आपको समझ में आते हैं तो आप इसको कॉपी कर लेना अपनी ही बुक में। बुक आपको ऐसी मिलती है ना, अगर आपके पास बुक है तो आपके पास ये जगह डेफिनेटली मिलेगी आपको, इतनी स्पेस आपको मिलेगा। इतने स्पेस में जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे नोट्स पर जो लिखा हुआ है आप उसको अपनी बुक में लिख सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बात अलग है, पर है तो आप ऐसे लिख देना, दिक्कतें नहीं आएंगी आपको।
एग्ज़ाम के टाइम पे आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। देखो, भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत 1850 ईस्वी में हुई। साल 1854 में बॉम्बे में एशिया की सबसे पहली भाप से चलने वाली कपास मिल खोली गई। हालांकि शुरुआत में औद्योगिक विकास धीमा था और 1870 और 80 के दशक तक इन आधुनिक कपास मिलों का विस्तार नहीं हो पाया था। तो ये क्या है, बेसिकली आपको बता रहा है कि इंडिया में क्या फंक्चुएशन चलती रही। इंडिया में दर पर दर, दिन पर दिन जो है, सालों साल भाप के इंजन भी आए, दिक्कतें हुई, वहाँ पे भी चीज़ें बदली। यानी कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उस समय का टाइम बता रहा है ये आपको। लेकिन फिर हम बात करते हैं आज़ादी के बाद के टाइम की। वहाँ पे भी आपको एक टॉपिक मिल जाएगा बुक के अंदर कि हम जब इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद क्या समय रहा। तो कुछ लगभग 4 चरणों में ये मैंने बांटा हुआ है इसको। पहला मैं आपको बताएगा कौन सा है, 1965 से 80 के आसपास में। तो ये कह रहा है जिससे भारत का औद्योगिक का चरण बेसिकली दूसरा चरण कहा गया है, क्योंकि पहला चरण इससे पहले हो चुका है। इस चरण में भारत को औद्योगिकरण में झटका लगा था। दिक्कतें तो आई थी शुरू में, क्योंकि हमने जो है अपनी इंडिया में ही जो है खुद का एक कहते हैं ना मेक इन इंडिया, उसको ज़्यादा प्रोत्साहन किया, क्योंकि हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं था। तो कोशिश तो अच्छी थी और सोच भी सही थी, लेकिन हमारे पास कुछ था नहीं, तो इसलिए वो काम नहीं कर पाया। वो बेसिकली ज़्यादा पैसों वालों के लिए था, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है उनके लिए था। 1881 और 91 का चरण, जिसे भारत का औद्योगिक बेसिकली तीसरा चरण इसको यहाँ पे कहा गया है। और इस चरण में भारत सरकार ने कई उपायों और नीतियों के जरिए भारतीय उद्योग की स्थिति को सुधारा। ठीक है, कुछ नई नई पॉलिसीज लेके आई गई, इसको सुधारा गया और ठीक किया गया। और एक था 91 के बाद का समय, इसमें आपको LPG मॉडल मिला। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो मॉडल था ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था हमारे लिए और काफ़ी विकास किया है हमने इसके वजह से। और फिर बाद में जो भी चल रहा है इसको बोल रहे हैं ये लास्ट का चरण, 14 चरण जो है महामारी के बाद, कोरोना वायरस, ये उसके बाद जो चरण शुरू हुआ है उसी को महामारी कह रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी कह सकते हो आप विरोधाभासी एक चरण था, क्योंकि ये औद्योगिकरण वाला समय है। यहाँ पे जो उद्योग है ना, जो फ़ायदा हुआ है, जो लाभ हुआ है, वो लगभग सिर्फ 5% लोगों को ही हुआ है। जो रिच पीपल है ना, उन्हीं को हुआ था। इससे पहले जो ये वाला समय था ना, इस वाले समय में सभी लोगों को लाभ हुआ है इसमें। ठीक है, लेकिन इस वाले समय पे सिर्फ अमीरों को ही फ़ायदा हुआ है। आपको पता है क्यों हुआ है? ठीक है, रीज़न बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी आपका मन करता है आप मुझे कर सकते हैं, सपोर्ट वगैरह जो भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।